ससुराल आई फौजी बहू की सौतन। कुछ सालों से पति के जाने के बाद कविता अकेले अपनी बेटी अमृता को पाल रही थी और उसे गरीबी में पैसे जोड़कर इतना पढ़ा दिया कि वो 12वीं की कक्षा पार कर लेती है और स्कॉलरशिप की सहायता से कॉलेज की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेती है। अमृता अपने माइग्रेशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेकर आती है तो कविता कहती है, अमृता बेटा, अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैंने तेरे लिए 1-2 हार बनवा कर रखे हैं जिसे मैं तेरी शादी में चढ़ा दूंगी। माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी और आगे पढ़ना चाहती हूँ। बेटा, तू मेरी तबीयत के बारे में जानती तो है, अगर तू जल्द शादी कर लेती तो मैं अभी टेंशन फ्री हो जाती। तुझे अपने सपने पूरे करने में 4 साल लग जाएंगे। 4 साल में मैं पता नहीं यहाँ हूँ या नहीं हूँ। अरे माँ, आप ऐसे क्यों बोलती हो? ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। ठीक है, मैं अपने फौजी बनने के सपने को शादी के बाद पूरा करूंगी, पर तेरे ससुराल वाले करने देंगे? माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने ससुराल और अपनी पढ़ाई को एक साथ संभाल लूंगी। इतना काबिल तो बनाया है आपने। हाँ मेरी बच्ची, मैं मंदिर जाकर पंडित जी से बात करती हूँ। कविता मंदिर जाकर पंडित जी से बात करती है। फिर पंडित जी उसे अद्विक नाम के लड़के के बारे में बताते हैं। रिश्ता पसंद आने पर कविता अपनी बेटी अमृता की शादी अद्विक नाम के लड़के से कर देती है। अद्विक का परिवार भी कुछ हद तक अमृता के परिवार की तरह गरीब था। फिर सास कुंती अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ आओ गरीब घर की बहू, आओ, तुम्हारा स्वागत है। तू अपनी माँ की एक लड़की है और तेरी माँ तेरी शादी भी अच्छे से नहीं कर पाई। अरे कम से कम दहेज में 10 साड़ी, अच्छे बर्तन, चांदी तो दे सकती थी, पर वो भी नहीं हुआ। बस तेरी माँ ने 2-3 छोटे मोटे सोने का हार दे दिया और तुझे 2 जोड़ी में भेज दिया। माँ जी, आप ये सारी बातें अभी क्यों कर रही हैं? आपने सब समझकर ही शादी की है ना? और आपको पता तो है माँ ने अकेले मेरी परवरिश करी है, वो इतना सब कैसे जुटाती? अरे अभी आई नहीं है और देखो कैसे जुबान चला रही है। चल घर के अंदर, शादी का बहुत फैलारा पड़ा हुआ है, साफ कर उसे। फिर बहू आते ही घर की सफाई करने लग जाती है और आद्विक जाकर सो जाता है। वहीं 1 बजे सारा काम खत्म करके अमृता अपने कमरे में आती है और सो जाती है। फिर वो सुबह नहा धोकर पाठ पूजा के बाद चाय नाश्ता बनाती है और अपने पति के लिए चाय लेकर आती है। सुनिए जी, उठ जाइए, सुबह हो गई है, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। नहीं अमृता, मुझे सोने दो, नींद आ रही है। ओफो, आप भी ना मुझसे पहले का सो रहे हैं और फिर भी नींद आ रही है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप चाय पी लेना। अमृता जैसे ही जाती है तो अद्विक हाथ पकड़कर खींच लेता है। अमृता उस पर गिर जाती है और उसके बाल अद्विक के चेहरे पर आ जाते हैं। ओहो, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। अच्छा जी, आप रोमांस भी करते हैं? तो रात को इतनी जल्दी सो क्यों गए थे? तुम्हारा इंतजार करते करते सो गया था। अच्छा जी, अब नीचे आ जाइए, मैंने खीर बनाई है खास आपके लिए, और आपसे कुछ जरूरी बात भी कहनी थी। हाँ बोलो ना। वो मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। मेरा सपना है फौजी बनने का। माँ की इच्छा थी कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, इसलिए मैंने उनके लिए शादी जल्दी कर ली। क्या आप मेरे फौजी बनने के सपने में साथ देंगे? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगा। आखिर मुझे खुशी होगी कि मैं फौजी का पति हूँ। माँ की फिक्र मत करना, बस तुम दिन रात पढ़ाई करो। सच्ची? थैंक यू अद्विक, सच में आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आपका ही सपोर्ट चाहिए था। ऐसा कहकर अमृता अद्विक के गालों पर किस करके चली जाती है, जिससे वो शर्मा जाता है। अरे वाह, लगता है मेरी किस्मत चमक गई है अमृता को पत्नी के रूप में पाकर। इतनी टैलेंटेड जो है। फिर अद्विक तैयार हो जाता है। सब एक साथ चाय नाश्ता करते हैं। कंजूसी के कारण कुंती उसे शगुन के नाम पर अपना कड़ा उतार कर दे देती है। वक्त गुजरता है, अद्विक अमृता को बहुत प्यार करता है। वहीं कुंती उसे अक्सर दहेज के नाम पर प्रताड़ित करती थी और अद्विक की नौकरी भी अब कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी, जिस वजह से घर में गरीबी आ जाती है। बहू खिचड़ी बना कर लाती है तो सास फेंक कर कहती है, क्या है ये? तुझे मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं खिचड़ी खाऊंगी? क्यों बनाया ये? तेरे मनहूस पांव आने के बाद तो इस घर में और गरीबी छा गई। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? घर में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से खिचड़ी बनाई थी, वो भी आपने फेंक दी।
हाँ तो नहीं खाना मुझे खाना, भूखी रह लूंगी मैं। दिन गुजरते हैं पर घर में ठीक से कोई खाना नहीं खा पाता था। वहीं एक और अमृता अपनी एक अंगूठी बेचकर किताबें खरीद लेती है और रात रात भर पढ़ाई करके आर्मी ज्वाइन करने के लिए एग्जाम को क्लियर कर देती है। फिर एक दिन उसे आर्मी ज्वाइन करने का लेटर आता है तो ये बात वो घर में सबको बताती है। क्या तू फौज में भर्ती होने जा रही है? तूने यहाँ रहकर इतनी तैयारी कर ली और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? ज्यादा पर निकल आए हैं क्या तेरे? घर तो संभाल नहीं सकती, आई देश संभालने चली हैं। माँ जी, मैंने इतने दिन से आपको किसी चीज की शिकायत का मौका नहीं दिया और मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब बस एक कदम की दूरी है और यकीन मानिए हमारे घर की जो स्थिति है ये सब मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे हमारी गरीबी मिट जाएगी। हाँ माँ, मान जाइए। बहुत बढ़िया। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, करो जो करना है। प्लीज माँ जी, नाराज मत होइए, आशीर्वाद दीजिए। ये सुनकर कुंती उसे आशीर्वाद देती है, जिसके बाद वो अपना सामान पैक करके आर्मी एकेडमी के लिए रवाना हो जाती है और वहां पहुंचकर मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग लेती है। भाग दौड़ करती है, मेहनत करती है। 2 साल की मेहनत के बाद वो बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों से लड़ती है, उन पर बम की बरसात करती है और 3-4 मिशन में पास भी हो जाती है। फिर वह स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले घर आती है। इतने में उसका पति अद्विक नैना नाम की लड़की के साथ शादी कराता है और अमृता देखती है कि कुंती उन दोनों की आरती कर रही है। माँ जी, ये सब क्या है? आप इनका गृह प्रवेश कर रही हैं। अद्विक, तुम तो मुझे बहुत प्यार करते थे ना, फिर शादी क्यों माँ जी, क्यों? अब ये भी मैं ही बताऊं? शादी के कुछ महीनों बाद तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं कैसे अकेले रहता? मेरी सारी जरूरत, मेरा अकेलापन सब नैना ने दूर किया है और माँ को भी नैना बहुत पसंद है, इसलिए हमने इतने सालों बाद शादी कर ली। मुझे नहीं पता था कि तुम आज ही आ जाओगी। हाँ बहू, और तुझे तो फिक्र ही नहीं है ना यहाँ की। मैंने ये सब अपने लिए नहीं, आप सबके लिए भी किया था, पर यहाँ तो मेरी ही सौतन आ गई। आप मेरा थोड़ा सा इंतजार नहीं कर पाए। मैं कहीं ऐश करने नहीं गई थी, देश की रक्षा के लिए गई थी और अब मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना। हाँ जाओ, तुम्हारे लिए जगह भी नहीं है इस घर में। अमृता अपना बैग लेकर अपने मायके अपनी माँ के पास चली जाती है और गले लगकर सारा हाल बताती है। वहीं नई सौतन के इतने नखरे थे कि वो घर में किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, उल्टा जवाब देती थी और अद्विक के साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। वो उस पर सारे पैसे खर्च करता था। एक संडे नैना कहती है, अद्विक, मुझे साब्यसाची का डिजाइनर गाउन चाहिए, पूरे 50,000 का है, प्लीज मुझे दिला दो, काव्या की पार्टी में जाना है। व्हाट? बस करो नैना, हर वीक मैं तुम पर 20-25 हजार रुपए उड़ाता हूँ। मैंने घर के पैसे भी खत्म कर दिए, गरीब होकर भी मैंने बहुत पैसे उड़ा दिए। अब तो पत्नी बन जाओ, खर्चा कम कर दो। दिखा दी ना तुमने अपनी गरीबों वाली जात। इसीलिए मुझे ना गरीब लड़के पसंद नहीं है, खर्चा चलाना आता नहीं है और इनके घर की टेंशन ही संभालते रहो। फोकट में मैंने तुम पर अपने 2 साल इन्वेस्ट किए, अब पैसे खत्म तो मैं भी जा रही हूँ, बाय। और ये लो मेरी तरफ से कुछ पैसे, भिखारी कहीं के। नैना अद्विक की इंसल्ट करके हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। बदले में अद्विक और कुंती को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अमृता के सामने जाकर उससे माफी मांगते हैं। बहू, हमें माफ कर दे, हम तेरी अच्छाई ना जान सके। प्लीज अमृता, वापस आ जाओ। मैं अंधा हो गया था उसके चक्कर में, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। पर मैं अंधी नहीं हुई थी, आप मेरा इतना सा भी इंतजार नहीं कर सके? प्यार करते थे तो इतनी बड़ी गलती क्यों की? नहीं, अब मैं कभी भी वापस लौटकर नहीं आऊंगी। अब मैं सिर्फ अपने देश के लिए ही हूँ। इतना कहकर अमृता दोनों के गालों पर बातों का तमाचा मारती है। इसके बाद वो माँ बेटे अपने घर चले जाते हैं और अमृता सिर्फ अपने देश के लिए ही जीती है। सुमन और राकेश के 5 बेटे थे, शौर्य, रणवीर, अनिल, समर, अखिल। सुमन और राकेश का परिवार एक गरीब परिवार था। 5 बेटों की पगार मामूली सी थी, जिसमें वो 2 वक्त की रोटी हंसी खुशी खाया करते थे। वहीं टीना, अक्षरा, मानवी, सोना, माया एक अच्छे घर परिवार की अमीर लड़की थी, जिनका स्वभाव बहुत अच्छा था। पैसे होने का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। इसी आधार पर वो 5 बहनें एक ही गरीब परिवार के राकेश और सुमन के 5 बेटों से शादी के लिए राजी हो जाती हैं। फिर शुभ मुहूर्त देखकर उन सबकी शादी धूमधाम से हो जाती है
और सुमन अपने गरीब परिवार में पांचों बहू का स्वागत करती है। आओ आओ, मेरी पांचों बहू का तहे दिल से स्वागत है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े घर की बेटियां मेरे घर की बहू बनकर शोभा बढ़ा रही हैं। हाँ माँ जी, मैं समझ सकती हूँ आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, क्योंकि आमतौर पर बड़े घर की लड़कियां बड़े घर ही शादी करती हैं। पर हम पांचों बहनों का स्वभाव बहुत अच्छा है माँ जी, हम इतना नहीं सोचते। हाँ माँ जी, आप भी बहुत प्यारी हैं। अरे माँ जी, हम अपने ससुराल में अंदर आना चाहते हैं, आप बुलाएंगी नहीं क्या? ओहो, मैं तो भूल ही गई। आओ आओ बहू, अंदर आओ। तभी सुमन अपनी 5 बहू का आरती के साथ गृह प्रवेश करती है। फिर पांचों बहू अपने सास ससुर के पैर छूती हैं, जिसके बाद दोनों कहते हैं, अरे अरे जीती रहो मेरी बच्चियों, सदा सुहागन रहो। हाँ, दूधो नहाओ पूतो फलो। जाओ बच्चों, अब तुम सब आराम कर लो। फिर पांचों बहू बेटे अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन पांचों बहू जल्दी उठकर घर में सबके लिए नाश्ता बनाती हैं, घर की सफाई कर लेती हैं। ये देखकर सास सुमन बहुत खुश होती है। अपनी पांचों बहू को यूं हंसता खेलता एक छोटे से ससुराल में काम करता देख मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी घर की लड़की होकर भी इतने अच्छे स्वभाव की हैं। सच में मेरी तो किस्मत चमक गई राकेश जी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो सुमन। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए चाय नाश्ता। और हाँ माँ जी, देखिए मैंने पास्ता और मैक्रोनी समोसा बनाया है। आपने कभी खाया नहीं होगा, इसलिए मैंने कुछ नया ट्राई किया। और हाँ माँ जी, मैंने मीठे में खीर और मोइतो बनाया है, ये एक नया शरबत है। अरे वाह, मेरी बहुओं ने तो कमाल कर दिया। जरा चखाओ। अरे ये अनिल, समर, अखिल कहाँ रह गए? ये रहे पिताजी, हम बस आ ही रहे थे। आओ आओ बहू, उनके लिए भी खाना लगा दो। हाँ, फिर हम भी काम के लिए निकल जाएंगे। सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद उनके पति और सास ससुर पांचों बहू की बहुत तारीफ करते हैं। हम दोनों की तरफ से तुम पांचों बहू के लिए ये शगुन चांदी की पायल। आशा करती हूँ तुम पांचों बहू को ये तोहफा पसंद आएगा। हम पांचों बहनों को बहुत पसंद आया। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वक्त गुजरता है। पांचों बहू अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी संभालती हैं। घर में गरीबी आ गई थी। 5 बेटों की नौकरी ठीक प्रकार से चल नहीं रही थी। फिर उनके मालिक अपने काम को बंद कर देता है, जिस वजह से पांचों बेटों को घर चलाने में समस्या पैदा होती है। रणवीर, घर में राशन खत्म हो गया है। हम अपनी सूझबूझ से जितने दिन से चावल खिचड़ी बनाकर घर चला सकते थे, अब उसकी गुंजाइश भी खत्म हो चुकी है। अब आप सबको कहीं और नौकरी का ट्राई करना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। सॉरी भैया। और तुम तीनों क्या कहते हो, हमें इस गांव से बाहर निकलना चाहिए? हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। ठीक है, तो हम पांचों भाई कल ही जा रहे हैं। हे भगवान, मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। घर की स्थिति देखकर अगले दिन घर के पांचों बेटे अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर शहर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। भैया देखना, हम शहर में एक अच्छी नौकरी करके अपने घर वालों की सारी परेशानी खत्म कर देंगे। हाँ बिल्कुल। तभी पांचों भाई जिस बस में बैठे थे वो अचानक से धक्के मार कर चलने लगती है। अरे अरे, बस वाले भैया, ये आप कैसे चला रहे हैं? थोड़ा संभल कर चलाइए। अरे ड्राइवर भैया, जरा ध्यान से चलाओ, जान आफत में मत डालो। हे भगवान, ये क्या हो गया है? लगता है बस के ब्रेक फेल हो गए हैं। क्या? अरे भैया से बात करो, हमारी घर वाले हमसे बहुत आस लगाए बैठे हैं। बस के और भी यात्री ड्राइवर की ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। वहीं बस अब धचके देकर चल रही थी और बस अपना संतुलन खो देती है, जिस वजह से उनकी बस फ्लाईओवर से गिरकर नीचे पानी में चली जाती है। इस दुर्घटना में सभी लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। जब ये न्यूज़ टीवी अखबारों में सब देखते हैं तो उनके परिवारजनों के होश उड़ जाते हैं। यही बात पांचों बहू को भी पता चलती है, जिससे उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। ये सुनते ही सुमन चीख पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भगवान मुझसे मेरे पांचों बेटों को नहीं छीन सकता। राकेश, आप समझाइए ना, ये पांचों बहू क्या बोल रही हैं।
झूठ बोल रही है ना ये। माँ जी संभालिए खुद को। तुम संभालो खुद को, हमारे पांचों बेटे हमें छोड़कर चले गए। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। घर के परिवारजन सदमे में थे। वहीं घर में खाने के लिए दाने दाने को भी मोहताज थे। और 2 बड़ी बहू टीना और अक्षरा गर्भवती हो जाती हैं। ऐसे में एक शाम सोना कहती है, टीना दीदी, घर की परिस्थिति तो जानती ही हैं कि घर में अब एक पैसा नहीं है। ऐसे में हमें कुछ काम करके घर का खर्चा तो उठाना ही होगा। आप तो जानती ही हैं, हम कॉलेज में वेस्ट कागज से क्राफ्ट बनाते थे और हमने उनकी स्टॉल भी लगाई थी, जिस वजह से हमारी कमाई हुई थी। और वो इको फ्रेंडली भी हैं। और हम कॉलेज में 5 बहनें फर्स्ट आई थी। मैं तेरी बात समझ गई, पर तू ये सब क्यों कह रही है? इसलिए दीदी कि हम 5 बहनें कबाड़ वाले से अखबारों की रद्दी खरीद कर उन कागज से खिलौने बना सकते हैं और बाजार में बेचने पर हमारी काफी बिक्री होगी। हाँ, ये तो हम कर सकते हैं, और गांव में तो किसी ने कभी ऐसा कुछ खरीदा भी नहीं होगा। तो ठीक है, अब हम अखबार से खिलौने बनाकर बेचेंगे। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर मैं टीना अक्षरा बहू तुम्हें जाने नहीं दूंगी। प्लीज माँ जी मना मत कीजिए, हम अपना बहुत ख्याल रखेंगे और आपकी नजरों के सामने रहेंगे। प्लीज माँ जी। ठीक है। ये सुनते ही 5 बहनें कबाड़ वाले से वेस्ट अखबार लेकर छोटे छोटे कागज के सुंदर सुंदर खिलौने बनाकर तैयार कर लेती हैं, जिसे 5 बाजार में जाकर बेचती हैं। आइए आइए, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कागज के खिलौने लीजिए, मात्र 50 रुपए। ये तो बहुत सुंदर खिलौने हैं, जरा मुझे 2 दे दीजिए। ये लीजिए। इस तरह 5 विधवा बहू कागज के खिलौने बनाकर बेचती हैं, जिससे उनके रोजमर्रा के खाने का खर्चा निकल जाता था। वहीं एक बार मॉनसून की इतनी लगातार बारिश आती है जिससे गांव में बाढ़ आ जाती है। लोगों के घर डूब जाते हैं, जिसमें 5 विधवा बहू समेत सास ससुर भी बेघर हो जाते हैं। आधे गांव की फसल बर्बाद हो जाती है और बारिश में खुद को बचाते हुए 5 बहू सास ससुर को लेकर जंगल के किनारे आ जाती हैं। अक्षरा दीदी, टीना दीदी, आप ठीक तो हैं ना? सोना, तुम हमारी चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब न तो हमारा घर का खर्च चलाने के लिए कुछ है, न हमारे पास हमारे बेटे हैं, न घर रहा। अब हम कहाँ रहेंगे? कैसे सब कुछ ठीक होगा? पापा जी आप परेशान मत होइए, हम अपना खुद का घर बनाएंगे, और वो भी अखबार से। हमारी लाइफ में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अखबार का घर तो दोबारा बारिश आने पर खराब हो सकता है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, हम ऐसा घर बनाएंगे, हमारे अखबार का घर बारिश भी खराब नहीं कर पाएगी। फिर 5 बहू बारिश रुकने के बाद जैसे तैसे आसपास से अखबार मांगती हैं और कुछ घर घर जाकर अखबार जुटाती हैं। फिर 5 बहू पहले लकड़ी और घास फूस की सहायता से घर मजबूत करने के लिए घर बनाती हैं, फिर उस जगह पर अखबार लगाती हैं और आखिर में एक सफेद पन्नी से अपने अखबार के घर को सिक्योर कर लेती हैं। अपने अखबार के घर को तैयार देखकर सुमन हैरान हो जाती है। अरे मोरी मैया, ये घर तो बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ सुमन, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। ओहो, फिर से बारिश शुरू हो गई। माँ जी पापा जी अंदर चलिए, हम अपना अखबार का ससुराल दिखाते हैं आपको। ये सुनकर सब घर के अंदर जाते हैं तो घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वाह बहू, इतना सुंदर महल जैसा घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। माँ जी पापा जी, हमारा घर फिलहाल बाकी के घर जितना मजबूत है, कुछ समय रह सकते हैं, फिर अपना घर बनवा लेंगे काम करके। इस तरह 5 बहू अपना अखबार का ससुराल बनाकर अपने सास ससुर के साथ उसमें खुशी खुशी रहती हैं। वहीं अपने कागज के खिलौने बनाकर अपनी दैनिक जीवन भी चलाते हैं और 1 साल में पैसे इकट्ठे कर कर नया घर बनवा लेते हैं। वहीं दोनों बहू भी एक बेटी और बेटे को जन्म देती हैं।